Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है रिवाइज करेंगे स्टेप्स इन ऑडिटिंग। और मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड करने से पहले पूरा ऑडिट जो है एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करी और उनको सही एक सीरीज़ में डालने की कोशिश करी है। सुनते जाइएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। और कुछ मैं यहाँ पे आपको जो है एसेज भी बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही आएंगे, लेकिन ये एसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से अपने आप वो एसेज आप वीड आउट कर दीजिएगा जो आईसीआई ने डिलीट करवा दिए हैं या फिर सिलेबस से बाहर करवा दिए हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी इंटरमीडिएट आईपीसीसी या जो भी आप फाइनल का भी सिलेबस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा फ्लो बताता हूँ। तो देखिए, ऑडिटिंग में और एक बात और, पहली बात भाई, अगर आप बिग फोर में ऑडिटर हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों कर रहे हैं, तो ये चीज़ें 70-80% मैच करती हुई नज़र आएंगी, 100% मैच नहीं करेंगी, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा स्टेप्स के अंदर। और एक्चुअली में आपको ही पता है कि काफ़ी सारा डिफरेंस जो है वो रहता है, तो प्लीज़ भावुक मत होइएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, यहाँ जो दो रेलिवेंट एसेज हैं, एसे 210 और एसे 220, दोनों ही एसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही एसेज में से आपके एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जब हम एंगेजमेंट और प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उस समय हमें 220 और 210 को जो है बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब कई लोग बोल सकते हैं सर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ तो ऐसे 300 के साथ होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ बेटा, ये फेजेस हम लोग थ्योरी वाइज बना रहे हैं। प्रैक्टिकली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश दीज फेजेस, राइट। सो थोड़ा सा संयम रखें, माहौल बनाएं, फ्लो बनाएं और समझते चलें। एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटी सर यहाँ पे ऐसे 220 और ऐसे 210, ये जो एसेज जो है वो शुरू हो जाते हैं। 220 में यहाँ पे आप देखिए जैसे कि आपका एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस वाला पॉइंट होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है, और एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस की चेकिंग करने वाला पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अपने एंगेजमेंट करते समय, जब हम क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम उससे प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तब जो है हम ऐसे 220 की दोनों रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं। और इसमें से एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। देन कमिंग टू ऐसे 210, ऐसे 210 आप लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए हमें। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हैज़ बीन एग्रीड और नॉट, ये चेक करना चाहिए। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे एग्रीड, मतलब कैसे ये प्रूव होता है कि बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्रीड है, तो उसके लिए देयर मस्ट बी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मस्ट बी एक्सेप्टेबल। फिर मैनेजमेंट मानती है और जानती है अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ साथ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पे हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हमारे स्कोप ऑफ ऑडिट पे कोई लिमिटेशन तो इम्पोज नहीं है। और आप सबको पता है अगर लिमिटेशन इम्पोज है बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ऑडिट तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट जो है वो नहीं करना चाहिए। फेज 1 में बोलूँगा मेरे तरफ से यहाँ पे खत्म हो जाता है, जहाँ पे एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ की हमने बात करी। देन गाइस शुरू होती है रियल प्लानिंग। प्लानिंग में हमारे पास 3 एसेज, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं एसेज की इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो ध्यान सुनिएगा। तो 220 210 तो इंपॉर्टेंट है ही। प्लानिंग में हमारे पास 3 एसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 300, 315, 320। सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर 300 में हम लोग डेवलप करते हैं स्ट्रैटेजी, फिर बनाते हैं हम लोग अपना प्लान और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम्स में। स्ट्रैटेजी ब्रॉड है, प्लान कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू स्ट्रैटेजी थोड़ा सा नैरो है। एक बात और, अभी मैं इनकी डिटेल रिवीजन तो कर नहीं रहा हूँ, जब हम ऐसे 300 पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको चैप्टर 1 इसमें प्रॉमिस के पहले वो कंप्लीट कराऊंगा, फिर जब ऐसे 300 पढ़ेंगे तो इन पे बात कर लेंगे। एनीवेज, तो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट वाला फेज हमारा शुरू हो जाता है। एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ खत्म हुआ 220 210 में, फिर हमारे पास प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट जो है वो शुरू हो जाता है। और प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट में हमारे पास 3 मेजर एसेज मैंने लिखे हैं, 300, 320 और 315। 300 में हम बनाते हैं स्ट्रैटेजी, प्लान और प्रोग्राम, फिर 320 में हम लोग डिटरमाइन करते हैं मटीरियलिटी, और 315 में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो है रिस्क असेसमेंट का। 315 का नाम भी मैं एक बार आपके साथ बोलना चाहूँगा,
identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, right? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसे हम आगे से रोमम बुलाने वाले हैं। कैसे आइडेंटिफाई और असेस करना है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, उसके माहौल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। यहाँ से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शन लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल दोनों पे जो है आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? अब असर्शन लेवल, असर्शन आपको पता होनी चाहिए। हम लोग आने वाली वॉइस क्लिप्स में असर्शन को बहुत डिटेल में रिवाइज करने वाले हैं, ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज शुरू होता है, जिसे मैं बोलूँगा प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस। सो एक बार हमने प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट कर लिया, देन वी विल गो फॉर प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस। प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस में जो हमारे पास एसेज हैं, एक तो 330 सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे 330। अब 330 जो है आईसीआई ने इंटरमीडिएट आईपीसी से तो निकाल दिया है, पता नहीं भाई क्यों, बट फिर भी आईसीआई ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी आ रहा हो इसका जिक्र तो ज़रूर पढ़ लेना, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पढ़ा देता हूँ। तो एक तो आएगा साहब हमारे पास ऐसे 330 इज बेसिकली रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क। 315 में हम रिस्क असेस करते हैं, 330 में उसको रिस्पॉन्स देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो ओवरऑल रिस्पॉन्स देंगे, असर्शन लेवल पे तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के रिस्पॉन्स देंगे, ओके। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात करूं तो हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अभी ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम कंप्लाइंस प्रोसीजर भी बोल देते हैं। और फिर सेकंड आता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर, राइट? कंप्लाइंस एंड सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव के अंदर फिर आता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। और टेस्ट ऑफ डिटेल में मित्रों आती है हमारी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, 315 में हमने रिस्क असेस किया था, 330 में हम उस रिस्क को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर से 315 में हमने रिस्क को असेस कर लिया था, 330 में हम उस रिस्क को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ओके। और रिस्पॉन्स देखिए ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमारे पास कंप्लाइंस प्रोसीजर्स एंड सब्सटैंटिव। कंप्लाइंस को हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, और सब्सटैंटिव में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, ओके। और टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करते हैं? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने अपने फ्लो में ना, जैसे 330 के बाद मैंने 530 लिखा है। कई लोग इस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं सर 330 के बाद तो सर 402 फिर 450। नहीं बेटा, फ्लो तो नहीं बनता। और 402 तो सच बताऊं कुछ है ही नहीं, 402 315 और 330 का ही एक्सटेंशन है। और 402 सी फाइनल के सिलेबस में है, सी इंटरमीडिएट के सिलेबस में है ही नहीं जहां तक मुझे पता है। तो आप 402 को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 402 इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ 315 एंड 330 इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांस व्हेन द क्लाइंट, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, ही इज यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द सर्विस ऑडिट, ही इज यूजिंग द सर्विसेज ऑफ सम अदर पर्सन, राइट? उसने अपने अकाउंटिंग की सर्विस आउटसोर्स करके वगैरह वगैरह। तो 402 पे आपको इतना ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आइए और चलिए आगे। सो 330 में हमने रिस्क को रिस्पॉन्स के लिए हमने तैयार कर लिया कि हमें कैसे रिस्क को जो रिस्पॉन्स करना है। फिर 530 ऑडिट सैम्पलिंग, क्योंकि हमने सर अगर मैं टेस्ट ऑफ डिटेल आपको करने को बोल रहा हूँ तो 100% पॉपुलेशन पे थोड़ा ना करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल। देन 500 सीरीज हमारी शुरू हो जाएगी ऑडिट एविडेंस की, पूरी की पूरी 500 सीरीज। फिर 600 सीरीज शुरू हो जाएगी। देखिए फ्लो क्या बना, 330, 530, 500 ऑडिट एविडेंस की पूरी सीरीज, 600 की सीरीज, 600 अनदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर, 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और ये सब जब हो जाएगा, जब हमारे पास हमने रिस्पॉन्स डिज़ाइन कर लिया, हमने सैम्पलिंग कर ली, हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, हमने अनदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज़ करना था नहीं करना था, सब काम कर लिया, देन 450। कितना अटपटा लगता है सुनने में। तो फ्लो यही है भाई, अगर आप देखें तो ये 450 बाद में आता है। 450 में हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एविडेंस हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, हम उन्हें इवेल्युएट करते हैं, ओके। एंड देन 580, लास्ट में सबसे 580 हम लोग मैनेजमेंट से क्या लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ये प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस में मैंने जो फ्लो बनाया है, हम लोग प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस में क्या करते हैं, 330, 530, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज, 450, देन 580 स्पेसिफिकली, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ओके। एंड फिर चलते हैं हम लोग सर अपने रिपोर्टिंग एंड ओपिनियन पे। और रिपोर्टिंग एंड ओपिनियन पे जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है वो ध्यान में रखनी है अपनी 700 की सीरीज़, 700, 701, 705, 706। 700 में हमारा बेसिक जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो, 701 में की ऑडिट मैटर, 705 में मॉडिफिकेशंस, 706 में हम जब बात करते हैं, हम बात करते हैं EOM पैराग्राफ की। फिर 710, 720 भी है, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लगते हैं, तो वो आपको अलग से करा दिए जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। देन ऐसे 220 भी मैं यहाँ पे एक बार और यूज़ करूँगा, क्यों, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। याद रखिए जो हमारी रिपोर्ट है सर, इट मस्ट कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, राइट। अब सर उसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। देन 230 मैंने यहाँ पे रखा है,
कई बच्चे सोच रहे होंगे 230 शुरू में क्यों नहीं आया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट खत्म हो गया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और फिर लास्ट में जो मैं एस्से का नाम लेने वाला हूँ, आप खुश हो जाएंगे। और लास्ट वाले एस्से का नाम मेरे हिसाब से है एस्से 200, उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही चेक करना है हम हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, हम हर रेलेवेंट एस्से का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, हम हर रेलेवेंट एस्से की रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर 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 ध्यान रखनी है आपने। ये फ्लो, मैं एक बार पूरा फ्लो आपको ज़रूर रिवाइज करना चाहूँगा दोबारा से। तो स्टेप 1 इज एंगेजमेंट। पहले तो 4 मेजर फेजेस सुन लीजिए। एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस, रिपोर्टिंग एंड ओपिनियन। ओके, एंगेजमेंट एंड प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज की बात करता हूं तो 220 210 कवर करा है मैंने वहां पे। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट की बात करता हूं 300 320 315 कवर किया है मैंने यहाँ पे, राइट। प्रोसीजर एंड ऑडिट एविडेंस की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे मैंने 330 530 500 600 सीरीज जो कोर्स में है सिर्फ वही वाले, ऐसे 450 ऐसे 580, राइट। एंड इसके बाद रिपोर्टिंग एंड ओपिनियन में 700 सीरीज 220 230 200 220 में यहाँ पे क्यों लाया हूँ रिपोर्टिंग के टाइम पे, बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ओके, 230 लास्ट में क्यों बोला, सबकी जो भी हमने ऊपर काम किया सबकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। 200 अल्टीमेटली सर हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वो अचीव करवाना है। और साथ साथ में हमारा जो कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस जो है वो होना चाहिए, राइट। आई होप ये फ्लो आपके दिमाग में बैठा। इसको 2-3 बार सुनिए, अपने दिमाग में चीज़ों को बिठाइए और फिर इसी में से हम लोग जो है चीज़ें उठा के आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्लिप में, शायद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स, असर्शंस, और फिर धीरे 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 इस चैप्टर को सर हम आगे लेके चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कोई मिस नहीं करेगा, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक बात मैं जाने से पहले बोलना चाहूँगा, देखिए आईसीएआई ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिलीट कर रखे हैं। वो स्टैंडर्ड्स आप आईसीएआई की नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। हम आपको जो भी क्लासेस देते हैं उसमें भी क्लियरली बताते हैं कि वो स्टैंडर्ड्स आईसीएआई ने डिलीट कर रखे हैं और वो वैसे ही हैं। आईसीएआई कोई भी नोटिफिकेशन निकालता रहे, जब तक नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं होगा आपको वही मान के चलना है जो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आईसीएआई ने 2 साल पहले निकाली थी, तब से लेके अब तक वो सेम है। एक बात। दूसरी बात आपने ध्यान में रखना है कि आईसीएआई ने ये भी नोटिफिकेशन निकाली थी अगर वो एसेस कहीं रेलेवेंट चैप्टर्स में आते हैं तो वो आपको पढ़ने चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। आई होप यू लर्न समथिंग। और ऑडिटिंग को ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ मुझे अपने पॉडकास्ट का जब अभी सुन लेते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।